Bismillahirrahmanirrahim. It's me Muhammad Rizwan. Today I am going to deliver a lecture on Introduction to Physics. So let's start. वर्ड फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसके मीनिंग है नेचर. सो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड फिज़िक्स. नेचर मीन्स नेचुरल वर्ल्ड और यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या है या कैसे वजूद में आई? द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज़ बिग बैंग थ्योरी. अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो एक सिंगल पॉइंट था जिसकी डायमेंशन 10⁻³ मीटर थी और जिसका टेम्परेचर 10⁻32 केल्विन था. फिर बिग बैंग हुआ, यानी कि एक बड़ा धमाका हुआ और डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरने के बाद ये यूनिवर्स वजूद में आई. प्रेजेंटली यूनिवर्स की डायमेंशन 10⁻26 मीटर है और यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर 2.7 केल्विन है. इट्स मीन टाइम गुजरने के साथ साथ यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है और यूनिवर्स का टेम्परेचर डाउन हो रहा है. आफ्टर एक्सप्लोजन डिफरेंट पार्टिकल्स बने और डिफरेंट गैसेस का वजूद हुआ और फिर स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बनी. डस्ट और गैस जब ड्यू टू ग्रेविटी कोलैप्स करते हैं तो स्टार्स बनते हैं और जो मटेरियल स्टार से बच जाता है उससे प्लैनेट्स बनते हैं और एस्टेरॉयड्स बनते हैं और कॉमेट्स बनते हैं. स्टार बनने में राउंड अबाउट मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. व्हेन स्टार इज़ डाइंग ब्लैक होल इज़ फॉर्म्ड. ये स्पेस में वो जगह होती है जहाँ ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है. इवन कि लाइट भी अगर वहाँ चली जाए तो वो भी वापस नहीं आ सकती. ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग क्यों होती है? बिकॉज मैटर एक टीनी स्पेस में स्क्वीज हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, देन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस पर्सन और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान होगी वो होगी F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 आवर r², यानी कि मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा और डिस्टेंस बिटवीन देम के साथ इनवर्स रिलेशन होगा. लेट अगर ये अर्थ स्क्वीज़ कर जाती है यानी कि कोलैप्स कर जाती है, फिर इसका रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा. अगर रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीज़ कर जाएगी बिकॉज फोर्स और रेडियस का इनवर्स रिलेशन है. तो इसी तरह जब स्टार्स कोलैप्स कर जाते हैं या स्क्वीज़ कर जाते हैं तो उनके जो रेडियाई हैं या उनका जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ जाती है या स्ट्रांग हो जाती है. ब्लैक होल्स साइज़ में छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं. छोटे ब्लैक होल्स को प्राइमोर्डियल कहते हैं. ये एक एटम के साइज़ के होते हैं और इनका मैस एक माउंटेन जितना होता है. बड़े ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं. इनका डायमीटर तकरीबन 10 माइल्स होता है और मैस तकरीबन 1 मिलियन सन्स के बराबर होता है, यानी कि 10 लाख सूरजों के बराबर होता है. कहा जाता है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है. हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी है. इसके सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसे सैजिटेरियस ए कहते हैं. सैजिटेरियस ए का नाम दिया गया है. इसका मैस तकरीबन 4 मिलियन सन्स के बराबर है. रिसेंटली एक ब्लैक होल का इमेज लिया गया है जो कि M87 गैलेक्सी के सेंटर में है. ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है ये उसी ब्लैक होल की है. इसका मैस 6.5 बिलियन सन्स के बराबर है. ब्लैक होल को देखना मुश्किल है बिकॉज लाइट भी वहाँ से वापस नहीं आ सकती. तो ब्लैक होल को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? ब्लैक होल की ग्रेविटी के अंदर जो स्टार्स और डस्ट मोशन में होते हैं उनकी मोशन से इसको डिटेक्ट किया जाता है. सिस्टम ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स, डस्ट एंड गैस को गैलेक्सी कहते हैं. यूनिवर्स में तकरीबन 10⁻11 टू 10⁻12 गैलेक्सीज़ हैं और हर गैलेक्सी में तकरीबन 10⁻11 टू 10⁻12 स्टार्स होते हैं. इस हिसाब से देखा जाए तो 10⁻22 टू 10⁻24 स्टार्स इस यूनिवर्स में. हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में जिसकी डायमेंशन तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स है, यानी कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो हमें 1 लाख साल लग जाएंगे उस गैलेक्सी के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए.
फ़िज़िक्स में हम डिफरेंट फिनोमेनास को ऑब्ज़र्व करते हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। इस एक्सप्लेनेशन को थ्योरी कहते हैं। और जब थ्योरी वेल इस्टेब्लिश हो जाती है तो वो लॉज या प्रिंसिपल बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गैलीलियो गैलीले ने ये देखने के लिए कि लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट्स सेम रेट के साथ फॉल करेंगे या नहीं, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। गैलीलियो ने लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट्स को टावर ऑफ पीसा से ड्रॉप किया और ये कंक्लूजन या थ्योरी दी कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेट होते हैं। लाइट ऑब्जेक्ट हो या हैवी ऑब्जेक्ट हो, बोथ सेम रेट के साथ फॉल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती। पॉसिबिलिटी होती है कि वो न्यू ऑब्जर्वेशन की बेस पे रिवाइज्ड हो जाए या फिर डिस्कार्ड हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टोन और फीदर को एक हाइट से फेंका जाए, देन दोनों सेम रेट के साथ नहीं फॉल करेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि थ्योरी ऑफ गैलीलियो रॉन्ग थी। उसकी थ्योरी की एक रेंज ऑफ वैलिडिटी थी। वो रेंज ऑफ वैलिडिटी क्या थी? वो रेंज ये थी कि हम जिन ऑब्जेक्ट्स को फॉल कर रहे हैं उन पर फोर्स ऑफ एयर मच मच लेसर देन देयर वेट होनी चाहिए। तो फीदर या पैराशूट इस रेंज में लाई नहीं करते। अगर हम यही एक्सपेरिमेंट एक वैक्यूम रूम में परफॉर्म करें, देन सेम रेट के साथ फॉल करेंगे। यानी कि गैलीलियो की जो थ्योरी थी उसकी कुछ रेंज थी। बाद में आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के एनालिसिस को एक्सटेंड किया और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए। अच्छा, फिज़िक्स एक्सप्लेन्स मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर नॉर्मली एटम से बनता है एंड एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस and negatively charged revolve around the nucleus, that is electron. लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, not all matter is made up of atom. सारे का सारा मैटर एटम से नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार में जस्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंटी मैटर, इफ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दैट न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड एंटी मैटर। अगर हमारे पास न्यूक्लियस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो यानी कि एंटी प्रोटॉन हो और एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन या जिसका नाम पॉजिट्रॉन भी है वो रिवॉल्व कर रहा हो अराउंड दैट न्यूक्लियस, तो उसको हम एंटी मैटर का नाम देंगे। पॉजिट्रॉन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1932 इन कॉस्मिक रेज। पॉजिट्रॉन पहला एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ था 1932 में कॉस्मिक रेज में, और 1995 में पहला एंटी एटम बनाया गया था। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, इस तरह इसका एंटी पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन या जिसका नाम पॉजिट्रॉन है। इसी तरह प्रोटॉन हो तो उसका एक एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन होता है। इसी तरह हमारे पास जो क्वार्क्स हैं जिससे ये प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स बनते हैं, उनके एंटी क्वार्क्स भी होते हैं। तो ये एंटी मैटर होता है। मैटर जब एंटी मैटर के साथ मिलता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास 1 kg मैटर है और 1 kg एंटी मैटर है, दोनों मिलने के बाद कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ना ही हमारे पास मैटर बचेगा और ना ही हमारे पास एंटी मैटर बचेगा। लेकिन लेट अगर हमारे पास 2 kg मैटर है और 1 kg एंटी मैटर है, तो वो कंबाइन होने के बाद 1 kg मैटर बच जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ मिलेगा तो वो कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जितना मैस होता है पॉजिट्रॉन का भी उतना ही मैस होता है। साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि बिग बैंग के बाद अभी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैटर था, लेकिन वो मैटर और एंटी मैटर कंबाइन होके बहुत सारा मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। डार्क मैटर इज़ मिस्टीरियस थिंग। अभी तक डार्क मैटर के से रिलेटेड इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, तो ये हमारे लिए एक मिस्टीरियस थिंग है। फिर भी जो अभी तक की एक्सप्लेनेशन है अबाउट डार्क मैटर, उसके मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स जो गैलेक्सीज़ के दरमियान मौजूद है
वो उस वैल्यू से फार ग्रेटर है जो विजिबल मैटर की वजह से होनी चाहिए। इसका मतलब है और भी मैटर है जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो अभी तक हमें विजिबल नहीं है। इट इज़ कॉल्ड डार्क मैटर। डार्क एनर्जी इज़ आल्सो अ मिस्टीरियस थिंग। इससे रिलेटेड भी इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशंस अबाउट डार्क एनर्जी मौजूद हैं। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज़ एज वी नो डैट यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग, बट टाइम के साथ साथ ये एक्सपेंशन स्लो होनी चाहिए ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन गैलेक्सीज एंड स्टार्स एंड प्लैनेट्स। लेकिन हैरान कुन करने वाली बात यह है कि यूनिवर्स पहले के मुकाबले में आज ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है, यानी कि उसकी एक्सपेंशन में एक्सेलरेशन है। द एनर्जी ड्यू टू विच इट इज़ एक्सपेंडिंग कॉल्ड डार्क एनर्जी, यानी कि उसकी जो एक्सपेंशन में एक्सेलरेशन है या और तेज़ी आ रही है वो असल में इस एनर्जी की वजह से आ रही है जिसको नाम दिया गया डार्क एनर्जी। अभी तक की रिसर्च के मुताबिक यूनिवर्स में 27% डार्क मैटर है, 68% डार्क एनर्जी है और लेस दैन 5% ऑफ द यूनिवर्स नॉर्मल मैटर है। नॉर्मल मैटर यानी कि जैसे अर्थ है या बाकी प्लैनेट्स हैं या सन है या स्टार्स हैं। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी। लेट अगर हम एक ऑब्जेक्ट को सर्टन हाइट पे ले जाते हैं, लेट एक ईंट हम सर्टन हाइट पे ले जाते हैं, तो उस सर्टन हाइट पे या उस पॉइंट पे जहाँ पे उस ईंट को हम ले गए हैं तो वहाँ पे उस ईंट के पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी और उस एनर्जी को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब उस ईंट को अगर हम वहाँ से छोड़ेंगे तो वो ईंट वर्क करेगी। लेट अगर नीचे कोई आदमी खड़ा है, वो ईंट अगर उसके सर में लगती है तो वो उसको ज़ख्मी भी कर सकती है क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई है। काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उनके पास जो एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी एनर्जी की वजह से हमारे घर के अप्लाइंसेस, बल्ब हैं, टेलीविज़न है, कंप्यूटर हैं, वो ऑपरेट होते हैं। केमिकल एनर्जी, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो हमें एनर्जी मिलती है उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं बैटरी में, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है और जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है तो वो केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलती है जब हम उस बैटरी को या सेल को यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं यानी कि जिसमें न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, उनसे जो एनर्जी हमें मिलती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है जिससे हम काफ़ी टाइम से एनर्जी ले रहे हैं, तो ये एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, 1905 में आइंस्टाइन ने एक रिलेशन पेश किया जिसको आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशनशिप का नाम दिया गया। इस रिलेशन के मुताबिक मैस एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। आइंस्टाइन ने यह कह दिया था कि मैस एंड एनर्जी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, यानी कि मैस और एनर्जी एक ही चीज़ है। अच्छा, जब मैस कंप्लीटली कन्वर्ट होगा एनर्जी में तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? तो हमें एनर्जी मिलेगी E इज़ इक्वल टू mc², वेयर E इज़ एनर्जी, m इज़ मैस ऑफ डेट ऑब्जेक्ट जो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, c² इज़ द कन्वर्जन फैक्टर। c यहाँ पे क्या है? वैल्यू ऑफ c होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, c स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है जो मिसकंसेप्शन है कि ऐसा नहीं है कि मैस तभी एनर्जी में कन्वर्ट होगा जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है जो अक्सर स्टूडेंट्स में पाया जाता है, अक्सर स्टूडेंट्स को होता है कि मैस एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगा जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, c² जस्ट यहाँ पे एक कन्वर्जन फैक्टर है। अब मैस कन्वर्ट इनटू एनर्जी की एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन था और पॉजिट्रॉन था।
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब कंबाइन होते हैं तो वो फोटॉन बन जाते हैं। बिफोर रिएक्शन अगर देखें, इलेक्ट्रॉन का मैस होता है और पॉजिट्रॉन का भी मैस होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो हमने कहा था जब मैटर और एंटी मैटर मिलेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। तो बिफोर रिएक्शन हमारे पास मैसेज थे, बट आफ्टर रिएक्शन फोटॉन बना। फोटॉन जस्ट एनर्जी पैकेट्स हैं, यानी कि उसका रेस्ट मैस नहीं होता। तो हमने ये देखा इस रिएक्शन में मैस कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि एनर्जी कैसे मैस में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल, एक फोटॉन जब एक हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो उस हैवी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन की वजह से वो फोटॉन दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अब बिफोर रिएक्शन अगर देखें, फोटॉन जस्ट एक एनर्जी पैकेट था, बट आफ्टर रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास दो पार्टिकल्स बन गए और जिनका मैस होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि वो फोटॉन कब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेगा। उसके लिए फोटॉन के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। ये टॉपिक आप आगे सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, पेयर प्रोडक्शन। इसी तरह जो एग्जांपल 1 ली, एनहिलेशन ऑफ मैटर, ये भी आप सेकेंड ईयर में फिज़िक्स में पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन में एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। न्यूक्लियर फिशन का जो रिएक्शन होता है उसमें मैस ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई लेस होता है मैस ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई से, यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है उसका मैस कम होता है रिएक्टेंट से। अब जो मैस कम हो गया वो मैस किधर गया? असल में वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 अगर देखें, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी प्रोडक्ट का मैस कम होता है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट के मैस के। तो इस केस में भी जो मैस कम हो गया वो कहाँ गया? तो वो मैस कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। फॉर एग्जांपल, सन पे जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उस केस में जो एनर्जी हम सन से ले रहे हैं उस केस में तकरीबन 1 सेकंड में 4.5 मिलियन टन्स ऑफ मैस कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, यानी कि तकरीबन 45 लाख टन मैस कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, इस हिसाब से सन मज़ीद 5 अरब साल तक हमें एनर्जी दे सकता है, यानी कि सन का मैस इतना ज़्यादा है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। व्हेन वी बर्न अ मैच स्टिक 1 पार्ट इन अ बिलियन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब हम आग जलाते हैं या माचिस की तीली जलाते हैं तो उस रिएक्शन के दौरान बिलियन पार्ट्स में से या बिलियन पार्ट्स के पीछे एक पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मैस का एक पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि जब हमने आग जलाई तो वो सारा का सारा मैस यानी कि जो लकड़ियाँ जला ली वो ख़त्म होके सारा का सारा मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, बाकी प्रोडक्ट्स बनते हैं। सारा का सारा मैस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि 1 अरब पार्ट के पीछे जस्ट एक पार्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पीछे हमने कहा था कि फ़िज़िक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो एक्सपेरिमेंट्स को मेजरमेंट्स रिक्वायर होती हैं, यानी कि फ़िज़िक्स में हम मेजरमेंट्स भी करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स में हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि मेजरमेंट्स हम फ़िज़िक्स में लाजमी करते हैं। तो इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। इसी तरह कोई भी इंजीनियर हो वो टीवी डिज़ाइन नहीं कर सकेगा या स्पेस क्राफ्ट नहीं बना सकेगा, इवन कि माउस टैब भी नहीं बना सकेगा जब तक कि वो फ़िज़िक्स के बेसिक लॉज का उसको पता नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो फाउंडेशन है ऑफ ऑल इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी। वैसे तो फ़िज़िक्स को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो फ़िज़िक्स को हम 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1, क्लासिकल फ़िज़िक्स। वो फ़िज़िक्स जो 1900 से पहले की है उसको क्लासिकल फ़िज़िक्स कहा जाता है। उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स भी आती है, थर्मोडायनेमिक्स भी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म भी आती है। क्लासिकल फ़िज़िक्स में मेन कंट्रीब्यूशन आइज़ैक न्यूटन की है, इसलिए उसको न्यूटोनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं। नंबर 2 है मॉडर्न फ़िज़िक्स।
मॉडर्न फिज़िक्स का स्टार्ट हुआ एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। मॉडर्न फिज़िक्स क्यों डेवलप हुई? मॉडर्न फिज़िक्स इसलिए डेवलप हुई क्योंकि कुछ उस टाइम ऐसे फिनोमेना थे जो क्लासिकल फिज़िक्स से नहीं एक्सप्लेन हो पा रहे थे। फिर एक न्यू फिज़िक्स ने स्टार्ट लिया जिसको कहते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। फॉर एग्जांपल, उस टाइम देखा गया कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहे हो उन पे न्यूटन लॉ नहीं अप्लाई हो रहे थे। फिर उस टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इस थ्योरी से बोथ ऑब्जेक्ट्स जो लोअर स्पीड से मूव कर रहे हो या हायर स्पीड से मूव कर रहे हो उनकी मोशन एक्सप्लेन होती है। इसी तरह 1900 में मैक्स प्लांक ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दी और क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी। इस थ्योरी के मुताबिक भी कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन हुए जो क्लासिकल फ़िज़िक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये आप सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में जाके पढ़ेंगे। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने भी मॉडर्न फिज़िक्स में कंट्रीब्यूट किया। मॉडर्न फिज़िक्स को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो दो क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी। क्वांटम मैकेनिक्स में हम नेचर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एटॉमिक लेवल पे जाके पढ़ते हैं और रिलेटिविटी में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन डिस्कस करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है। रिलेटिविटी में हम स्पेस टाइम कर्वेचर को भी डिस्कस करते हैं और एनर्जी को भी स्टडी करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। नेक्स्ट वीडियो हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स को देखेंगे, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर वीडियो बनाएंगे।